बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का थिंक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। दुनिया अभी कोविड-19 के दंश से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि तब तक दुनिया में एक और नई बीमारी ने फिर से दस्तक दे दी। जापान में फैली इस नई बीमारी का नाम है STSS, पूरा नाम स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जो कि जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फैल रही है। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिट्टी में, पानी में, पौधों में, इवन हमारे शरीर पर भी पाए जाते हैं। तो क्या बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जो मानव जीवन के लिए खतरनाक, जानलेवा, मतलब फेटल हो सकते हैं? बिल्कुल। नाम है बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस इस बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई गई बीमारी का नाम है स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बीमारी के अंतर्गत मानव के ऑर्गन का फेल्योर होना, मतलब ऑर्गन का काम करना बंद कर देना, मानव शरीर के अंदर अधिक मात्रा में इन्फ्लामेशन, सूजन का आ जाना, और मरीज की मात्र 48 घंटों के अंदर मृत्यु ये दर्शाती है कि इस बीमारी की कितनी खतरनाक स्थिति जापान में है। आज इस पूरे सेशन में चर्चा का जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा वो यही होगा कि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण, इसके रोकथाम, इसके उपाय क्या है और इसका प्रसार कहां कहां पर, किन किन देशों में है। तो आइए इस पूरे सेशन में आप बने रहे और आइए समझते हैं कि STSS बीमारी क्या है। देखिए, इस बैक्टीरिया को हम मांसाहारी बैक्टीरिया भी नाम देते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम मांसाहारी बैक्टीरिया बोल सकते हैं, क्योंकि अमूमन बैक्टीरिया मांस नहीं खाता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए वाला, ये क्या कर रहा है? मानव के ऊतकों को, टिश्यूज को डैमेज करता है, तो इस वजह से इसको हम मांसाहारी बैक्टीरिया बोल रहे हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से गंभीर संक्रमण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी कौन दे रहा है? अभी मैंने समझाया आपको, STSS डिसीज दे रहा है। तो स्ट्रेप्टोकोकस में दो कैटेगरी है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आप देख पा रहे हैं ग्रुप ए वाली कैटेगरी से गंभीर संक्रमण होता है। दूसरा लक्षण क्या है इसके? तेज बुखार, उल्टी और सांस लेने में समस्या, ये प्रमुख लक्षणों में से एक हो सकते हैं। यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करने के बाद ऊतकों, मतलब टिश्यू और रक्त में कुछ विषाक्त पदार्थ, मतलब टॉक्सिक मटेरियल को छोड़ देता है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ऊतकों के अंदर और रक्त कोशिकाओं में कुछ विषाक्त, मतलब जहरीले पदार्थ को स्रावित कर देगा, छोड़ देगा। जिससे होगा क्या? विषाक्त पदार्थ रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है और मानव में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब जो विषाक्त पदार्थ, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो मानव के RBC को, रेड ब्लड सेल को डैमेज करेंगे, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मानव के पूरे शरीर के अंदर। ऊतकों, टिश्यू का बहुत तेजी के साथ परिगलन होने लगता है, जिसे रैपिड टिश्यू नेक्रोसिस भी कहते हैं। मतलब टिश्यू बहुत तेजी के साथ डैमेज, आप देख रहे हैं, टिश्यू बहुत तेजी के साथ डैमेज होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। इसके परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में इन्फ्लामेशन की स्थिति आ जाएगी, पूरे शरीर में सूजन की स्थिति आ जाती है, उसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। अत्यधिक दर्द की अवस्था आ जाएगी, रक्तचाप निम्न स्तर पर चला जाएगा। एक स्वस्थ मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है किसी भी स्वस्थ मानव का। लेकिन इस बीमारी के अंतर्गत मानव का जो रक्तचाप है वो निम्न स्तर, मतलब इससे निचले स्तर पर जा सकता है। शरीर पर चकत्ते या रैश उत्पन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुअंग विफलता हो सकती है, मतलब मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं। मतलब इस बीमारी के अंतर्गत मानव के ऑर्गन काम करना बंद कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, ये तो यही इस बीमारी के प्रमुख लक्षण, इससे क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रसार, फैलाव और इसके रोकथाम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इस बीमारी का प्रसार पहले देख लें कि ये बीमारी फैली कहां कहां पर है। आप देख पा रहे हो यहां पर कि जापान में 2 जून तक STSS के 977 मामले पाए गए। जापान में 2 जून तक STSS के 977 मामले पाए गए थे।
एफटीएसएस से मृत्यु दर 30% है, बहुत ज्यादा है मृत्यु दर, मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। हर 10 में से 3 लोगों की मृत्यु ये दर्शाती है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर कितनी अधिक है। 2023 में एफटीएसएस के 941 मामले पाए गए, जिसमें से 97 मौतें हुई थी। 2023 में एफटीएसएस के केवल 941 मामले पाए गए थे और केवल 97 मौतें हुई थी। लेकिन एक नए आंकड़े के अनुसार 2024 में ये 941 का आंकड़ा 2500 को पार कर सकता है और मौतों की संख्या भी बढ़ सकती है। ज्यादातर मौतें 48 घंटों के भीतर हो जाती है। तो अगर में किसी को एफटीएसएस डिजीज हुई है तो उस पेशेंट की मौत, जो मृत्यु, जो डेथ है, 48 घंटों के भीतर ही हो जाती है। एफटीएसएस का प्रसार कहां कहां, उसका फैलाव कहां कहां पर है? दिसंबर 2022 में 5 यूरोपीय देशों में इसका प्रसार देखा गया। अभी तक ज्यादा मामले केवल जापान में है, परंतु अंतरराष्ट्रीय यात्रा के कारण यह और बड़े पैमाने पर फैल सकता है। मतलब अगर में जापान के लोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं तो ये जो इन्फेक्शन है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा सकता है और इन्फेक्शन की दर जो है, रेट जो है, वो और अधिक हो सकती है। एफटीएसएस से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके गले में इंफेक्शन, थ्रोट में रेडिश, पूरा एरिया अंदर का लाल चकत्ते पड़ जाना, ये सिम्टम है। लेकिन इन्फेक्शन 10 साल के बच्चों में ज्यादा, लेकिन मोर्टेलिटी का, मृत्यु का खतरा जिनकी उम्र 50 साल से अधिक या 50 साल के आसपास है, उनके अंदर डेथ का खतरा ज्यादा है। सीडीसी, अमेरिका की एक एजेंसी है, उसके अनुसार जो खुले घाव वाले व्यक्ति है उन लोगों में इसका संक्रमण ज्यादा होता है। मतलब जो खुले घाव वाले व्यक्ति है, इससे, इस खुले घाव के एरिया से ये बैक्टीरिया आसानी से मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है और मानव को संक्रमित कर सकता है। ये रही इस बीमारी की कुछ प्रमुख बातें। अब आइए देखते हैं कि इसके उपाय और रोकथाम क्या हो सकते हैं। भाई रोकथाम देखिए, इसमें हैंड वॉश, अगर मैं आप ऐसे कहीं रस एरिया से आ रहे हैं तो हैंड वॉश का होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको चोट लगी हुई है, ओपन पार्ट है चोट का, तो उसका ख्याल रखना, उसका इलाज करना सही टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर में कोई शुरुआती लक्षण किसी भी को दिखता है, जैसे सांस का फूलना, शरीर में इन्फ्लामेशन का होना, हमेशा हाई फीवर का रहना, तो वो चिकित्सक से जरूर संपर्क कर ले। यह की जापान की एक प्रोफेसर है, जापान की एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उनका नाम है केन केकुची। इनके अनुसार इनका कहना है कि अगर में इस बैक्टीरिया के संपर्क में ज्यादा समय तक रहा जाए तो इससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इनके अनुसार यह भी है कि जो 30% मोर्टेलिटी रेट है, जो 30% है मृत्यु दर इसमें, उसका प्रमुख कारण यह है कि कोविड-19 के समय जो ह्यूमन की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, उसकी वजह से इस बीमारी से मृत्यु दर ज्यादा है, 30% के आसपास है। मतलब इम्यूनिटी का कमजोर होना बहुत हानिकारक हो सकता है। मतलब आप अपने इम्यून पावर को बूस्टअप किए रहिए। इम्यून पावर अगर में अच्छा है, ठीक है, तो ये बीमारी आपके आसपास भी नहीं आ सकती है। लेकिन प्रिकॉशन और ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।